नमस्कार स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट थर्ड में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम प्लाज्मा है। स्टूडेंट, अब तक के पाठ्यक्रम में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिनमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, विभव रोधिका यानी कि पोटेंशियल बैरियर, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को कंप्लीट कर चुके हैं। और इन्हीं टॉपिक्स में से आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें से मेजर क्वेश्चन आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। स्टूडेंट, अब तक हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते आए हैं, जिसमें से पहली ठोस, दूसरी द्रव तथा तीसरी गैस होती थी। हम इनके गुणों के और इनमें अंतर को समझते हुए आए हैं। आज हम पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा सामान्यतः वह अवस्था है जिसे हम सामान्य शब्दों में समझें, जिसमें वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। आयनित अवस्था में होते हैं अर्थात यानी कि परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बॉन्ड होता है वह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े हुए होते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन यदि पदार्थ को 10⁴ केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक से जुड़े हुए या बंधे हुए इलेक्ट्रॉन उससे ताप से ऊर्जा प्राप्त कर कर मुक्त हो जाते हैं और वो आयनित अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में जब पदार्थ को हम अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं और ताप का मान कितना होता है, इतना, तो इस अवस्था में पदार्थ में उदासीन परमाणुओं का प्रतिशत नगण्य होता है।
इस अवस्था को ही प्लाज्मा या पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। तो आप अब सामान्य शब्दों में प्लाज्मा को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे कि पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और इस अवस्था में पदार्थ के सभी परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं तथा यह अवस्था उच्च ताप पर प्राप्त होती है। अब हम पदार्थ का जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो नाभिक से संबंध इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने के साथ साथ उससे मुक्त होते जाते हैं। जैसे शुरुआत में कम ताप पर यानी कि 10⁴ केल्विन ताप पर परमाणु के नाभिकों से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना शुरू होते हैं और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं और ताप बढ़कर हमारा 10⁷ केल्विन तक पहुंचता है तो उस अवस्था में एक भी नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक से टूटकर मुक्त हो जाते हैं और परमाणु पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी कि परमाणु को में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सारे मुक्त हो जाते हैं। और अब हम यह इस ताप पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन पूर्णतः मुक्त हैं तो इस ताप पर पदार्थ पूर्णतः प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम ओवरऑल पदार्थ को देखें तो पदार्थ हमेशा क्या रहता है, उदासीन रहता है। जैसे कि हम ये कोई पदार्थ है, ठीक है, अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल इस बॉक्स का आवेश तो 0 है, लेकिन ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन तो आयनित अवस्था में है। इस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन पूरा पदार्थ तो कैसा है, उदासीन अवस्था में है। तो यानी कि स्थूल रूप में प्लाज्मा उदासीन होता है, यानी ओवरऑल तो प्लाज्मा उदासीन होता है, लेकिन अंदर प्लाज्मा या पदार्थ के अंदर सभी परमाणु आयनित और इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो आवेशित परमाणु हैं और उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। अब प्लाज्मा को इस ताप पर बनाए रखने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यदि प्लाज्मा को उसी स्थिति में बनाए रखना है तो हमें उसे लगातार ताप पर बनाए रखना होगा। यदि वो जैसे जैसे ठंडा होगा तो फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में या प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। अब ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में 4 अवस्थाएं के बारे में हम जानकारी प्राप्त हो गई है कि ठोस, द्रव, गैस और चौथी प्लाज्मा। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पदार्थ
पदार्थों की अवस्थाओं में सबसे अधिक जो मात्रा प्राप्त होती है वह प्लाज्मा की होती है। यानी कि संपूर्ण पदार्थ का, पूरे यूनिवर्स में संपूर्ण पदार्थ का 99% भाग प्लाज्मा होता है। 99% प्लाज्मा होता है। यानी हम अपने आसपास में देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि प्लाज्मा कहीं नहीं है, लेकिन पूरे यूनिवर्स को हम देखें, उसकी कंपेयर करें तो पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक 99% प्लाज्मा है। अब उसके एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल, और अब तक के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि सबसे सिंपल और आसान एग्जाम्पल है सूर्य का। सूर्य पर हाइड्रोजन के संलयन से हमें पूरे यूनिवर्स को एनर्जी प्राप्त हो रही है। और संलयन अभिक्रिया वो किस पर हो रही है? अत्यधिक ताप पर हो रही है। तो वहाँ पर उपस्थित जो भी पदार्थ है, मटेरियल है, वो सब कैसा है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा का सिंपल एग्जाम्पल क्या है? सूर्य है। और सूर्य की तरह और भी तारे हो सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर आयन मंडल, और जैसे ही हम बिजली कड़कती है तो वह भी एक प्लाज्मा अवस्था होती है। अब प्लाज्मा के अंदर मान लीजिए ये कोई प्लाज्मा है, इसमें ये आयनित अवस्था में कण है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तथा इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल होगा। यानी कि प्लाज्मा के अंदर उपस्थित कणों में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल रहता है, जिसके कारण ये सभी आपस में कैसे होते हैं? गतिक अवस्था में होते हैं। ये आपस में गति करते रहते हैं और इस कारण प्लाज्मा एक कैसी है? गतिक अवस्था होती है, डायनेमिक होती है। इसके कण कैसे होते हैं? गतिक अवस्था में रहते हैं। जब गति करते हैं, कोई भी कण गति करता है तो एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो उस प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए हमें लगातार ताप की आवश्यकता होती है। और अब प्लाज्मा दो पैरामीटर्स, दो यूनिट्स पर निर्भर करता है। एक तो ताप, यानी उसको ताप चाहिए। दूसरा, ताप भी कितना चाहिए? उसकी डेंसिटी अधिक है तो अधिक ताप चाहिए। यानी उसमें प्लाज्मा के अंदर परमाणुओं और आयनों की संख्या अधिक है तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी, कम है तो कम ताप की आवश्यकता होगी। तो दो जो प्लाज्मा है मुख्यतया दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला तो है ताप, दूसरा उसकी डेंसिटी, यानी उसमें उपस्थित कणों की संख्या। तो इन दोनों यूनिटों को, दोनों पैरामीटरों को उपयोग करके डिवाई ने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम डिवाई लंबाई कहते हैं। और इस डिवाई लंबाई के द्वारा उसने प्लाज्मा को परिभाषित किया। और प्लाज्मा को जब परिभाषित किया तो उसने ये बताया कि कोई गैस को प्लाज्मा हम तभी कह सकते हैं जब उसकी डिवाई लंबाई, यानी कि इस फॉर्मूले से प्राप्त लंबाई का मान उसके आयतन से कम हो। आगे समझ में? उसके आयतन के से कम हो। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें देखिए के बोल्ट्जमान नियतांक है, टी ताप है, एन है जो उसका घनत्व है, तथा ई है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इस फॉर्मूले से जो राशि का मान आता है उस
का मान यदि किसी गैस के आयतन से कम है तो वह प्लाज्मा होती है। आ गया डिवाई के अनुसार हम जो परिभाषा है, किसी आयनित गैस में स्वतंत्र रूप से गतिशील आवेशित कणों के उस समूह को प्लाज्मा कहते हैं जिसके लिए डिवाई लंबाई यानी कि इसका मान गैस द्वारा घेरे गए आयतन के आकार के सामने लघु हो, यानी कि आयतन के सामने कैसा हो, कम हो, तो वह प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास दो तरह की परिभाषाएं आ गई है। पहली परिभाषा कि पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं और यह उच्च ताप पर उपलब्ध होती है। दूसरी बात, यदि किसी पदार्थ के या गैस को हम प्लाज्मा तभी कह सकते हैं जब उसकी डिवाई लंबाई का मान उसके द्वारा घेरे गए आयतन के मान से कम हो, तो वह प्लाज्मा होती है। अब आगे इसमें जो संलयन अभिक्रिया है, अब संलयन अभिक्रिया को हम विस्तार में पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि संलयन अभिक्रिया क्या होती है और यह किस प्रकार से संभव होती है। संलयन अभिक्रिया और प्लाज्मा में संबंध ये है कि संलयन अभिक्रिया संपूर्ण होने से पूर्व में जो उसका ईंधन है, जो उसका मटेरियल है, वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। वह प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर ही फिर संलयन अभिक्रिया करता है। और संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब और हमने पिछले लेक्चर्स में संलयन और विखंडन का कंपेयर किया था, तो हमने ये पाया था कि संलयन अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया से ज़्यादा उपयोगी होती है। और संलयन अभिक्रिया के यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्रिट्रॉन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और ये सब अभिक्रिया सूर्य के गर्भ में होती है और इन जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होने का कारण ये है कि जब वो बड़ा नाभिक बनता है तो उसमें जो छोटे नाभिक होते हैं उनके द्रव्यमान से बड़े नाभिक का द्रव्यमान का मान कम होता है। तो ये द्रव्यमान में जो कमी आती है वही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, तो संलयन अभिक्रिया ड्यूट्रॉन के मध्य में इस प्रकार से होती है और पहले दो ड्यूट्रॉन यानी ड्यूटेरियम भारी नाभिक या हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूट्रॉन को जब गर्म किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ड्यूट्रॉन बनता है और दो ड्यूट्रॉन मिलकर इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं जिसमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। दो ड्यूट्रॉन मिलकर ट्रिट्रॉन बनाते हैं और एक ट्रिट्रॉन और ड्यूट्रॉन मिलकर फिर हीलियम बनाते हैं जिसमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मान लीजिए कि ये एक ड्यूट्रॉन नाभिक है, दूसरे ड्यूट्रॉन नाभिक से इंटरेक्शन कर रहा है।
तो ये प्लस तो दोनों के बीच में कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इस प्रतिकर्षण बल को से अधिक ऊर्जा देकर ही ये दोनों नाविक आपस में क्या कर सकते हैं, संलयन कर सकते हैं। तो इस प्रतिकर्षण से अधिक ऊर्जा के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, और उच्च ताप के कारण ही ये प्रतिकर्षण बल या पोटेंशियल बैरियर को पार कर ये लगभग संलयन करते हैं। और इसके लिए हमें लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ड्यूट्रॉन को संलयन करने के लिए हमें 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। यदि पदार्थ में उपस्थित ड्यूट्रॉन को इतनी ऊर्जा दें तो पदार्थ को अत्यधिक उच्च ताप पर पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए उच्च ताप पर पहुंचाना पड़ेगा। और यदि हम किसी भी ड्यूट्रॉन को 200 किलो इलेक्ट्रॉन वाट ऊर्जा दें तो उसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमें यहाँ दी गई है इस फॉर्मूले से। ई का मान 200 है और के का मान वोल्टेज मोल नियतांक है। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें इतने ताप की आवश्यकता होती है। यानी कि संलयन के लिए हमें बहुत अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि संलयन के लिए तीन परिस्थितियों का होना अत्यधिक आवश्यक है। उसमें से पहली परिस्थिति है कि जो संलयन के लिए या जो प्लाज्मा के लिए जो हमने ईंधन लिया है वो कैसा होना चाहिए, उच्च घनत्व का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उच्च घनत्व का होना चाहिए। उस उच्च घनत्व के कारण भाई किसी भी पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो उसके कण आपस में अधिक इंटरेक्शन करेंगे तो संलयन प्रक्रिया भी अधिक होगी। उच्च ताप पर ड्यूट्रॉन गैस पूर्णतः आयनित होकर ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के उदासीन प्लाज्मा के रूप में होती है तथा ड्यूट्रॉन संलयन के लिए डीटी कणों का पर्याप्त टक्करों के लिए, यानी आपस में पर्याप्त इंटरेक्शन हो, पर्याप्त आपस में संलयन हो, उसके लिए ड्यूट्रॉन कणों का उच्च घनत्व होना आवश्यक है। जितने अधिक कण होंगे उतने ही अधिक उनमें आपस में संलयन होगा और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि प्लाज्मा कैसा होना चाहिए, उच्च ताप पर होना चाहिए, क्योंकि उसके दो कारण हैं कि एक तो हमें पदार्थ को प्लाज्मा बनाए हुए रखना है, दूसरा जो पोटेंशियल बैरियर है, दो नाविकों के बीच में प्रतिकर्षण बल है, उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें संलयन के लिए प्लाज्मा का उच्च ताप पर होना आवश्यक है। और जैसे हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था कि हमें 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए लगभग 10⁹ केल्विन के समथिंग ताप की आवश्यकता होती है। और प्लाज्मा के लिए ताप प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा चुका है, मतलब ये इतना ताप हम उत्पन्न कर सकते हैं। जो तीसरी और अंतिम परिस्थिति है परिरोधन समय। परिरोधन समय का मतलब ये है कि परिरोधन वह समय होता है जिसमें जितने समय तक पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है उसे कहते हैं परिरोधन समय। अब परिरोधन के लिए हम किसी बर्तन या ठोस पदार्थ से बना हुआ किसी आकार को उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि जिसमें यदि हम प्लाज्मा डालेंगे तो प्लाज्मा का ताप हाई है, वह बर्तन को या उस किसी को क्या कर देगा, फिर से पिघला देगा। तो उसके लिए हम एक आवेशित बर्तन बनाते हैं या मैग्नेटिक बर्तन बनाते हैं जिससे
उसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को रखते हैं, उसे मिरर कहते हैं, मैग्नेटिक मिरर कहते हैं। तो प्लाज्मा जितने समय तक रहेगा, प्लाज्मा पदार्थ जितने समय तक प्लाज्मा बना रहेगा उतने समय तक संलयन अधिक होगा। तो अच्छे संलयन के लिए परिरोधन समय भी कैसा होना चाहिए, टाउ भी लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये संलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियां थी। संलयन क्या होता है और परिरोधन समय क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, क्या उसकी परिभाषाएं होती है, ये अब हमने इस ई लेक्चर में पढ़ा। आगे के ई लेक्चर में पढ़ेंगे हम ऊर्जा संतुलन और लॉसन कसौटी। उसके पश्चात इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस ई लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।